बंगाल में मिली जीत के बाद ममता बनर्जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे से ज्यादा संजय राउत का है। पात्रा चाल घोटाला मामले में 3 महीने जेल की हवा खा चुके संजय राउत के करीबी अमोल कार्तिकर भी चुनाव हार गए, इसलिए संजय राउत भी मुश्किल में है। और यही वजह है कि इंडी गठबंधन की बैठक में टीएमसी और शिवसेना यूबीटी जैसे तैसे सरकार बनाने की वकालत करते नजर आए। हालांकि बैठक में न तो ममता बनर्जी आई और न ही उद्धव ठाकरे, जो इसका साफ संकेत है कि वे तब तक इंडी गठबंधन से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं जब तक कि ये पक्का ना हो जाए कि इंडी गठबंधन सरकार बनाने के लायक संख्या बल जुगाड़ कर लेगा कि नहीं। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी पर जांच एजेंसीज ने सबसे ज्यादा शिकंजा कसा है। इन दोनों से मुक्त होने के लिए बेचैन हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे जहां शिंदे गुट के सांसदों पर डोरे डाल रही हैं, तो वहीं टीएमसी की कोशिश बीजेपी सांसदों को तोड़ने की है। महज 234 सीटों पर इंडी गठबंधन सिमट गई। एनडीए को सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत मिला और जब तक इंडी गठबंधन के नेता मीटिंग करते रहे तब तक पीएम मोदी फिर से पीएम बनने का ऐलान कर चुके। ऐसे में सरकार बनाने की कोशिश कर ही कांग्रेस ने अपने पैर पीछे खींच लिए और एक विपक्ष के तौर पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। सूत्रों का कहना है कि जहां कांग्रेस संख्या बल तलाशने की कोशिश में नहीं है, वहीं शिवसेना और टीएमसी विकल्प तलाश रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए लगभग सभी नेताओं का मानना था कि जनता का जनादेश भाजपा के खिलाफ है, लेकिन तथ्य यह है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एनडीए के पास संख्या है जिससे वो सरकार बना सकती है। बैठक के अंत में ज्यादातर नेताओं का विचार ये था कि इंडिया ब्लॉक को अभी इंतजार करना चाहिए। आखिर में खड़गे ने संयुक्त बयान पढ़ते हुए कहा कि हम सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि नफरत, भ्रष्टाचार और राजनीति को जनता ने करारा जवाब दिया है। बैठक के बाद गठबंधन के एक नेता ने कहा कि मीटिंग में आकलन ये था कि जनादेश मोदी की नीतियों के खिलाफ था और उन मुद्दों के पक्ष में था जिन्हें हमने उठाया था। इसलिए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन तकनीकी रूप से हमारे पास संख्या नहीं, इसलिए हम उचित अवसर और उचित समय का इंतजार करेंगे। विपक्षी गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे नजर नहीं आए, लेकिन उनकी ओर से भेजे गए नेता मीटिंग में थे। सूत्रों ने बताया कि कुछ नेताओं का मानना है कि गठबंधन को टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार को विपक्षी खेमे में आमंत्रित करना चाहिए। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने बैठक में बताया कि भाजपा के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जितना दबाव अरविंद केजरीवाल पर है, उससे ज्यादा दबाव पंजाब के सीएम भगवंत मान पर इस्तीफे का है। वजह ये कि लोकसभा चुनाव में जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूरी सियासी जमीन खिसक गई, उससे भी बुरा हाल पंजाब में हुआ। पंजाब के सारे मंत्रियों की सीट पर आम आदमी पार्टी हार गई। मतलब जनता ने भगवंत मान के पूरे कैबिनेट को ही खारिज कर दिया। बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बीजेपी 33% वोटों के साथ 27 विधानसभा की सीटों पर आगे रही। कांग्रेस 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद भगवंत मान पर पार्टी और विपक्ष दोनों का दबाव काफी है। माना जा रहा है कि भगवंत मान को अपने पद से पार्टी हटा सकती है, क्योंकि इतने कम समय में ही आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी काफी बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि अगर राज्य में परिवर्तन नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार आम आदमी पार्टी विधानसभा की 170 सीटों में से केवल 33 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही, जो कि राज्य की 13 लोकसभा सीटों का हिस्सा हैं। आम आदमी पार्टी विधानसभा की 117 सीटों में से केवल 33 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही, जो कि राज्य की 13 लोकसभा सीटों का हिस्सा हैं। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इंडी गठबंधन के सदस्य आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो दिल्ली में साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ थे। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उन्होंने एक दूसरे को पर्याप्त नुकसान भी पहुंचाया। 117 में से 37 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त को बनाए रखा है, जबकि भाजपा 27 सीटों और शिरोमणि अकाली दल 23 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी उन सीटों पर भी पीछे रही जिन सीटों से उनके मंत्री विधायक हैं। एक दूसरे के वोट काटने का असर दोनों ही पार्टियों की सीटों पर भी दिखा। पंजाब की 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी केवल 3 सीटें जीत पाई, वहीं कांग्रेस ने सभी को चौंकाते हुए 7 सीटों पर जीत दर्ज की। विपक्ष में बैठी शिरोमणि अकाली दल को केवल 1 सीट मिली। वहीं भाजपा यहां पर अपना खाता खोलने में भी असफल रही, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना सिक्का जमाया। लोकसभा चुनावों के दौरान सीएम मान ने ऐलान किया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सारी सीटों पर जीत दर्ज होगी। सीएम पूरे पंजाब में ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आए थे। कैंपेन के दौरान 2 साल सरकार के कामों पर वोट मांगा। कामों को गिनाते हुए 300 यूनिट फ्री बिजली, 43,000 सरकारी नौकरियां, फ्री मेडिकल, फ्री
टेस्ट, दवाइयां सभी पर बात हुई। जनता के द्वारा इन बातों को नकार दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप बाजवा ने सीएम के नैतिक आधार पर इस्तीफा दिए जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि जनता ने आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनावों में नकार दिया, 33 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही। ऐसे में सीएम मान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली और पंजाब में करारी हार कोर्ट को झटका और अब कांग्रेस के तेवर, इस सब ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। नतीजों के बाद कांग्रेस को लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन उसके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। अगर गठबंधन नहीं होता तो वह दिल्ली और पंजाब के साथ हरियाणा और गुजरात में ज़्यादा बेहतर कर सकती थी। कांग्रेस ने केजरीवाल को हरियाणा में 1 और गुजरात में 2 सीटें दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी तीनों ही सीटें हार गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस इंडी गठबंधन से केजरीवाल को जल्द ही निकाल बाहर करेगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा करती उसके पहले आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के साथ वो इंडिया गठबंधन आगे जारी नहीं रखेगी। विधानसभा चुनाव में वह अकेले चुनाव लड़ेगी। बात दिल्ली की करें तो यहाँ आप और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में लड़ी थी। इसके बावजूद दिल्ली की 7 सीटों में से 2 पार्टियों को किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो सकी। सभी 7 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपना परचम लहराया। इस बीच दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि हम कुछ जमीनी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद हम आगे का रास्ता तय करेंगे। और कन्हैया कुमार का दिल्ली से बाहर का होना नतीजों पर असर पड़ा। इस पर यादव ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मनोज तिवारी भी बाहरी है। कन्हैया ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, लेकिन उनके पास बहुत कम समय था और उन्हें बहुत ज़्यादा जगह कवर करनी थी। दूसरी समस्याएं भी थी कि दूसरे पक्ष ने हमारे कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने, हमारे नेताओं को लुभाने और मतदान के दिन लंबी कतारें लगाकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हमारा गठबंधन पर्याप्त मजबूत नहीं था। गठबंधन को फिर से खड़ा करने की ज़रूरत है। इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। धन संबंधी समस्या क्या थी? इस सवाल जवाब में दिल्ली कांग्रेस चीफ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास धन की कमी है, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टी की मदद के लिए आगे आए। अमरिंदर सिंह लवली के जाने से पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर यादव ने कहा कि इससे हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वे आदतन दल बदलू हो चुके थे। वे अपने साथ कुछ और आदतन दल बदलुओं को ले जाने के अलावा कुछ खास बदलाव नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुनाव के बीच में पार्टी छोड़ देता है तो हमारी धारणा पर इसका असर पड़ना लाजिमी है। पीछे मुड़कर देखें तो क्या अलग ढंग से किया जाना चाहिए था? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गठबंधन को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक समूहों से जुड़ना भी ज़रूरी था। हमें समाज के अलग अलग तबकों से जुड़ना होगा। हमें छोटे व्यापारियों, गांव के लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं, महिलाओं, शिक्षकों और प्रोफेसरों के साथ 4 टाउन हॉल चर्चाएं आयोजित की, लेकिन अब हमें इसे नियमित आधार पर करना होगा। अब से हम बहुत ही जगहों पर मतदाताओं को गठबंधन के बारे में पता ही नहीं था, और जब उन्हें ईवीएम पर अपनी पसंदीदा पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिला तो उन्होंने नोटा या भाजपा को वोट दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? इस पर यादव ने कहा कि अभी इन मुद्दों पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी जरूर रही। हम इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के अरमानों को मानो पर लग गए। सरकार बनाने की हड़बड़ी इतनी मच गई कि सारे नेता एनडीए की एकता को तार तार करने पर उतारू हो गए। कोई गुप्त रणनीतियां बनाने लगा तो कोई संवैधानिक संस्थाओं और बड़े अफसरों को धमकियां देने लगा कि हम आ गए हैं, सबको देख लेंगे। आनन फानन में इंडी गठबंधन की बैठक बुला ली गई, तैयारी जोरदार हुई, माहौल बनाया गया। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस नेता और अरविंद केजरीवाल की फैमिली वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस के गुब्बारे की सारी हवा निकाल कर रख दी। सिंघवी ने साफ कहा कि मैंडेट इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा कि अकेले सरकार बनाएगी। पार्टी ने घटक दलों को साथ लेकर चलने की बात कही थी। ये सब सिंघवी ने तब कहा जब इंडी गठबंधन के नेता ये कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश एनडीए और बीजेपी के खिलाफ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने लोकसभा चुनाव परिणाम से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए बीजेपी को मिली सीटों को लेकर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता लगातार इसे भाजपा की हार के तौर पर पेश कर रहे हैं। चुनाव में बीजेपी को इंडी गठबंधन के मुकाबले ज्यादा 240 सीटें मिली।
एनडीए को 292 पर जीत मिली। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को कुल मिलाकर 234 सीटें ही मिली हैं। इस तरह इंडी में शामिल सभी दल बीजेपी के पीछे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस समेत विपक्ष के अन्य नेता इसे भाजपा की हार के तौर पर पेश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी से इस बाबत सवाल पूछा गया था कि जब बीजेपी की हार है तो फिर इंडी गठबंधन की जीत कैसे हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सवाल के जवाब में चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का मैंडेट इंडी गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। पार्टी शुरू से ही सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रही थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना था कि बीजेपी इंडी गठबंधन को मिले जनादेश को उलटते हुए सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इंडी गठबंधन को अकेले बीजेपी से भी कम सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाला है। बीजेपी लगातार 2 टर्म से अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर रही थी। इस बार पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ। 240 सीटें मिली और वह सामान्य बहुमत से 32 पीछे रह गए। वहीं एनडीए को कुल मिलाकर 292 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार तीसरी बार लोकसभा के चुनाव में तिहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटों पर ही जीत मिली। बड़ी बात यह कि कांग्रेस 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आधिकारिक रूप से नेता विपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक बन गई। इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 234 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में अगर अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महज 18 सीटें जीत सकती है। बाकी 52 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद सबसे ज्यादा हंगामा मचाने वाली आतिशी मारलेना चुनाव हार जाएंगी। सौरभ भारद्वाज अपनी सीट बचाने के लाले पड़ जाएंगे। नजफगढ़ से जीतकर विधायक बने कैलाश गहलोत बुरी तरह से हार जाएंगे। जेल की हवा खा रहे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मतलब कि शराब सहित कई घोटालों में घिरी आम आदमी पार्टी की पकड़ से दिल्ली निकल चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का नतीजा सिर्फ इतना निकला कि दिल्ली के सिख और मुस्लिम मतदाताओं को छोड़कर कोई इनके साथ नहीं रहा। इस वजह से जहां सिख और मुस्लिम आबादी अधिक थी वहां गठबंधन के उम्मीदवारों को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा वोट मिले। बाकी हर कहीं गठबंधन को करारी मात झेलनी पड़ी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़े मतों से तुलना करें तो भाजपा को नुकसान हुआ है। भाजपा को तब कुल 70 में से 65 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गठबंधन के चलते भाजपा की जीत का अंतर इस बार बहुत कम हुआ है। मंत्री आतिशी भारद्वाज और गहलोत ने अपनी सीट नहीं जीती और चुनाव आयोग ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर पड़े मतों के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा 2 अन्य मंत्री गोपाल राय बाबरपुर अपनी सीट और इमरान हुसैन अपनी बल्ली मारान सीट पर लोकसभा उम्मीदवार को बढ़त दिला पाए। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की कालकाजी, सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश और कैलाश गहलोत की नजफगढ़ सीट बचाने में नाकाम रहे। यही नहीं, बुराड़ी विधानसभा जहां आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करती आई है, उस सीट पर भी भाजपा ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार से 2 गुना मत हासिल किया। कुल 13 आरक्षित विधानसभा हैं। भाजपा ने 10 आरक्षित विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने दलित बाहुल्य सीटों को अपने पाले में करने के लिए इस बार पूर्वी दिल्ली की सामान्य सीट पर दलित चेहरे कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा था। आम आदमी पार्टी को उसका फायदा भी नहीं मिला। पूर्वी दिल्ली की दोनों आरक्षित सीटें कोंडली और त्रिलोकपुरी आम आदमी पार्टी हार गई। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर इस बार इंडी गठबंधन आगे रहा। सीलमपुर, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, ओखला, मटिया महल और बल्लीमारान सीट पर गठबंधन ने कब्जा किया। वहीं भाजपा को सिख बाहुल्य सीटें जैसे रजौरी गार्डन, तिलक नगर, जंगपुरा, चांदनी चौक जैसे विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। कहने को आम आदमी पार्टी ये कह सकती है और कहेगी भी कि जिस तरह 2019 की हार के बाद पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता, उसी तरह 2024 की हार के बाद फिर से आम आदमी पार्टी ही विधानसभा के चुनाव जीतेगी। लेकिन तब और अब तब में बहुत कुछ बदल गया है। तब शराब घोटाला नहीं हुआ था। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं थे, अब वे जेल में हैं। शीश महल नहीं बना था, अब बन चुका है। तब भ्रष्टाचार के मामले नहीं थे, अब हैं। तब मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, दवाइयां नहीं थी, लेकिन अब लोग इसके बारे में जानते हैं। अब सब जानते हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में जीत पाना आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।